जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 33वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने 5 मई 1930 से लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की सुनवाई शुरू होती है। 8 मई तक अप्रूवर जयगोपाल की गवाही चलती रही और 12 मई तक के लिए अदालत स्थगित कर दी गई। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, 12 मई को सुबह सभी 18 अभियुक्त हर दिन की तरह इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ अदालत में प्रवेश करते हैं। यहां यह बात भी ध्यान रहे कि इस तरह देशभक्ति के नारे सिर्फ भगत सिंह और उनके साथी ही नहीं लगाते थे, बल्कि काकोरी केस में भी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और उनके अन्य साथी अदालत में पहुंचते हुए देशभक्ति के नारे लगाते थे। उन्हीं दिनों चल रहे मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्त भी ऐसे ही नारे लगाया करते थे, लेकिन वहां जज उन्हें टैक्टफुली निपट लेते थे। पर 12 मई 1930 को लाहौर में जो हुआ उसने अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। हुआ यूं कि जब कटघरे में पुलिस अभियुक्तों की हथकड़ी खोल रही थी, तभी ट्रिब्यूनल के तीनों सदस्यों ने अदालत में प्रवेश किया। रोज की तरह उस दिन भी भगत सिंह और उनके साथियों ने देशभक्ति का गीत गाना शुरू किया। पर उस दिन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस कोल्डस्टीम से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सभी को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया। कोर्ट में हथकड़ी लगाने का कोई कारण नहीं था, वहां कोई हिंसा नहीं हो रही थी, कोई अभियुक्त भाग नहीं रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा था। उन्हें पता था कि ऑर्डिनेंस की उम्र केवल 6 महीना थी और जहां 600 से ज्यादा सरकारी गवाह और 18 अभियुक्त हों, वहां यदि बचाव पक्ष पूरे मन से बचाव में लग जाता तो यह संभव नहीं था कि 6 महीने के अंदर फैसला आ पाता। इसलिए देशभक्ति का गीत गाने को बहाना बनाकर हथकड़ी लगाने का आदेश दे दिया गया और इस तरह एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया। स्वाभाविक सी बात थी कि इस दमनकारी आदेश का सभी अभियुक्तों ने खुलकर विरोध किया। भगत सिंह उठे और कहा कि हथकड़ी लगाने की कोई वजह नहीं है, लेकिन जस्टिस कोल्डस्टीम के आदेश पर एक एक अभियुक्त पर 15 से अधिक पुलिस वाले टूट पड़े। भीषण संघर्ष हुआ, निर्दयता से सभी को मारा गया, पर अभियुक्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सभी घायल हो गए। प्रेमदत्त, अजय घोष और कुंदनलाल तो बेहोश हो गए थे। गुस्से में भगत सिंह ने गरजते हुए ट्रिब्यूनल से कहा, यू आर कवर्ड्स एंड मर्सनरीज, यानी आप कायर हैं, किराए के टट्टू हैं। तीनों जजों में से एक जस्टिस आगा हैदर, जो भारतीय थे, उनसे अभियुक्तों ने कहा कि आप तो इस अन्याय के विरुद्ध इस्तीफा दे दीजिए। दोस्तों, इसके बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया और अदालत की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। केस की प्रोसीडिंग्स में उस दिन 3 आदेश पारित हुए। पहले आदेश पर तीनों जजों के हस्ताक्षर थे, दूसरे पर 2 के और तीसरे पर केवल 1 के। पहले आदेश में लिखा गया कि अभियुक्तों के उपद्रवी व्यवहार के कारण अदालत की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस आदेश पर तीनों जजों ने साइन किए थे। दूसरा आदेश था, अदालत को खाली करवा दिया गया और अभियुक्तों को हटा दिया गया। इस आदेश पर 2 जजों ने साइन किए थे और ये थे कोल्डस्टीम और जीसी हिल्टन। तीसरा आदेश दिया था ट्रिब्यूनल के एकमात्र भारतीय जज सैयद आगा हैदर ने। उन्होंने लिखा, मैं अभियुक्तों को अदालत से हटाकर जेल भेजने के फैसले में शामिल नहीं था। मैं उसके लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं था। उस आदेश के कारण आज जो भी हुआ, मैं उससे अपने आप को अलग करता हूं। दोस्तों, जस्टिस आगा हैदर का यह आदेश अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाई कोर्ट का जज होते हुए उन्होंने सरकार से सीधी सीधी लड़ाई मोल ले ली थी। अगले दिन से भगत सिंह और उनके साथियों में से कोई भी अभियुक्त अदालत नहीं आया। सभी ने ट्रिब्यूनल का बहिष्कार कर दिया था। 14 मई को अजय घोष, किशोरीलाल और देशराज के वकील अमरदास तथा प्रेमदत्त के वकील बलजीत सिंह ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल नहीं चाहते
कि हम उनकी अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व करें, इसलिए हमें इस काम से आजाद कर दिया जाए। अदालत ने उनकी बात मान ली। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 में मिली शक्तियों का प्रयोग करके अभियुक्तों की गैरहाजिरी में ही मुकदमे को सुनने का निर्णय लिया। अब सरकार के गवाहों से सवाल पूछने के लिए ना तो अभियुक्त हाजिर थे, ना ही उनमें से किसी का कोई वकील। यानी अंग्रेज बॉलिंग कर रहे थे पर विकेट खाली थे। वहां कोई बैट्समैन था ही नहीं, अंपायर भी वे खुद ही थे। लिहाजा ड्रेसिंग रूम में बैठे बल्लेबाजों को वे बिना खेले ही आउट किए जा रहे थे। ऐसे में जस्टिस आगा हैदर ने सरकारी गवाहों से सवाल पूछना शुरू किया। खास तौर पर उन्होंने गद्दार फणींद्रनाथ घोष और हंसराज वोहरा से कई मुश्किल सवाल पूछे। अब ट्रिब्यूनल में एक और थे कोल्डस्ट्रीम और जीसी हिल्टन और दूसरी ओर थे जस्टिस आगा हैदर। पाकिस्तानी अखबार डॉन में 27 जनवरी 2018 के अंक में एजी नूरानी के हवाले से छपे लेख में बताया गया कि जस्टिस आगा हैदर के कठिन सवालों का यह परिणाम था कि सैंडर्स मर्डर के जो 7 चश्मदीद गवाह बताए गए थे, उनमें से 6 की गवाही ढेर हो गई थी और 7वां था अब्दुल्ला, जिसे चांस विटनेस कहा गया था। उसकी बातों में भी विरोधाभास था। दोस्तों, ऐसे में भगत सिंह को फांसी देना आसान नहीं था। इसलिए अंग्रेजों के लिए यह जरूरी हो गया था कि किसी तरह आगा हैदर को काबू किया जाए। सतविंदर सिंह जस अपनी किताब द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह लीगल हेरिसेज ऑफ द राज में 19 जून 2002 के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी खबर के हवाले से लिखते हैं कि ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट जस्टिस कोल्डस्ट्रीम ने पंजाब के गवर्नर से आगा हैदर के असहयोगात्मक रवैये की शिकायत की। तब सरकारी वकील कार्डन नॉड को जस्टिस आगा हैदर को समझाने उनके घर भेजा गया, लेकिन आगा हैदर ने उसे यह कहते हुए उल्टे पांव लौटा दिया कि मैं एक जज हूं, कसाई नहीं। अंजाम यह हुआ कि आगा हैदर को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया। सीधे सीधे ऐसे करना मुश्किल होता, इसलिए अंग्रेज सरकार ने निर्णय लिया कि ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट जस्टिस कोल्डस्ट्रीम को भी बदल देते हैं, क्योंकि उनके ही आदेश पर 12 मई 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों की भरी अदालत में पुलिस ने जमकर पिटाई की थी और उसके बाद से भगत सिंह और उनके सभी साथियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा था। देश भर में उस घटना की भारी निंदा हो रही थी। लिहाजा अंग्रेज एक तीर से 2 निशाने लगा रहे थे और इस तरह उन्होंने 20 जून 1930 को स्वास्थ्य कारण बताकर कोल्डस्ट्रीम और आगा हैदर दोनों को ट्रिब्यूनल से हटा दिया। जस्टिस आगा हैदर का स्वास्थ्य एकदम सही था और उन्होंने 20 जून के बाद लाहौर हाई कोर्ट में नियमित रूप से केस सुने थे। सबूत के रूप में एक मुकदमा फतेहचंद वर्सेस एम्परर AIR 1930 लाहौर 950, जिसमें जस्टिस आगा हैदर ने 12 जुलाई 1930 को फैसला सुनाया था। इससे साबित होता है कि क्योंकि अंग्रेज सरकार जस्टिस आगा हैदर का जमीर नहीं खरीद पाई, इसलिए उन्हें हटाया गया और जनता में उनके इस कदम से विद्रोह ना भड़के, इसलिए कोल्डस्ट्रीम को भी हटा दिया, ताकि यह कह सकें कि देखिए जी, अदालत में अभियुक्तों की पिटाई के लिए जिस जज ने आदेश दिया था, उस कोल्डस्ट्रीम को भी हमने हटा दिया। दोस्तों, जीसी हिल्टन जो ट्रिब्यूनल के सदस्य थे, अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया। सच तो यह था कि हिल्टन भी 12 मई 1930 को अदालत में अभियुक्तों पर बल प्रयोग करने के कोल्डस्ट्रीम के दिए आदेश में बराबर के हिस्सेदार थे। उन्होंने भी उस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे और उस दिन के बाद भी हिल्टन हर अवसर पर आगा हैदर के विरोध में रहते थे। इस तरह ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का केवल नाम बदला गया था, चरित्र नहीं। कोल्डस्ट्रीम और आगा हैदर की जगह जो 2 नए सदस्य जोड़े गए थे, वे थे जस्टिस JKM टैप और जस्टिस अब्दुल कादिर। ये दोनों भी अंग्रेजों के पिट्ठू थे।
जस्टिस टैप ओरिजिनली पीसीएस ऑफिसर थे और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका कि उन दिनों आईसीएस और पीसीएस ऑफिसर भी जज बना करते थे और अक्सर ऐसे जज सरकार की हां में हां मिलाने के लिए बदनाम थे। टैप भी कोई अपवाद नहीं थे। दूसरी ओर अब्दुल कादिर तो बैरिस्टर रहे। अब्दुल कादिर सदा सरकारी पदों पर रहे थे। 1925-26 में वे पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री थे। 1927 में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। 1930 से 34 तक लाहौर हाई कोर्ट में जज रहे। रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल के मेंबर बने। वर्ष 1939 में कुछ समय के लिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे। जस्टिस अब्दुल कादिर को अंग्रेज भक्ति और भगत सिंह को फांसी चढ़ाने में सहयोगी बनने के लिए खूब इनाम दिया गया था। ऐसे ट्रिब्यूनल में मुकदमा कैसे चला होगा, यह देखेंगे अगले शनिवार ठीक 5 बजे। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। मां भारती के वीर सपूतों की यश गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन समय पर पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।